अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एशिया कप स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक एंड ऑलपर्स। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल एशिया कप 2022 का दूसरा मैच खेला गया। पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 148 रन का हदफ ही दे पाई भारतीय टीम को। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। खासकर नसीम शाह की जितनी तारीफ की जाए कम है। न सिर्फ 2 विकेटें हासिल की बल्कि काफ़ी परेशान भी किया भारतीय टॉप ऑर्डर को, और नीचे से आकर भी उन्होंने तीखी बॉलिंग की डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पैर में क्रैम्प्स पड़ रहे थे। दूसरी जानिब भारतीय टीम की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने अपने नर्व्स पर काबू रखा। हार्दिक पांड्या की तारीफ बनती है जिन्होंने न सिर्फ 3 विकेटें ली बल्कि 17 गेंदों पर 33 रन भी बनाए। तो ओवरऑल द मैच वेंट टू इंडिया, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस ने एटलीस्ट आईब्रोज ज़रूर रेस की। शायद यही वजह है कि इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना नहीं पड़ा टीम पाकिस्तान को। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर कैंप पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। साथ साथ टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और कल के मैच पर बात करें, सेगमेंट शामिल करते हैं इजी पैसा बेस्ट ऑलराउंडर। बेस्ट ऑलराउंडर में आज हम फीचर कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने जब भारत की बॉलिंग चल रही थी तो 3 क्रूशियल विकेट्स हासिल की, शॉर्ट गेंद देकर के फंसाया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। रिजवान का शिकार भी उन्होंने ही किया। इस तरह हार्दिक पांड्या 3 विकेट लेने में कामयाब हुआ, और जब भारत की बैटिंग चल रही थी तो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक पकड़ लिया था भारतीय बल्लेबाजों को। फिर हार्दिक पांड्या आए, 17 गेंदों पर 33 रन बना लिए। इंजी, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी हार्दिक पांड्या की। नहीं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरह की ऑलराउंडर्स की यूजली परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि बॉल से कर दिया तो बैट से रह गए, बैट से जी। तो कल उनका दिन था कि जी बॉल से भी और बैट से भी, दोनों से वो बिल्कुल फॉर्म में नज़र आ रहे थे, और बड़े क्रूशल मौके पे रन्स 33 थे लेकिन बहुत क्रूशल मौके पे थे। और जो इंडिया का मजबूत पार्ट है ना जो इस टीम का था, कि अगर उनका भी टॉप ऑर्डर देखो तो आपको प्रेशर में नज़र आया। कहीं भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने ना उनको फ्रीली स्ट्रोक नहीं खेलने दिए, कहीं भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आए कि विराट ने बेशक 35 किया हो, रोहित शर्मा खड़ा रहा, केएल राहुल तो खैर आउट ही हो गया था, या दूसरा उनके मिडिल ऑर्डर कहीं भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आए। लेकिन जियाला पार्ट मजबूत था और इन्हीं की वजह से मजबूत था, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और कोई शक नहीं कि जी बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टाइम वर्ल्ड का। राइट, प्रोग्राम में एक और सेगमेंट शामिल करते हैं। वक्त हुआ है ऑलपर्स बेस्ट बैट्समैन ऑफ द मैच का। आज के हमारे ऑलपर्स बेस्ट बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और रिजवान ओपन करने आए। बाबर आजम 10 रन और फ़खर जमान 10 रन बनाकर जब आउट हुए तो सारा प्रेशर मोहम्मद रिजवान पर आ गया। मोहम्मद रिजवान ने इस प्रेशर से निकलने की पूरी कोशिश की, सिंगल डबल करके स्ट्राइक को रोटेट भी करते रहे, लेकिन शैकल्स को ब्रेक नहीं कर पाए और 43 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। सिकंदर, हम रिजवान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कंसोलिडेट भी करेंगे और थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को चलता भी करेंगे, अपने 7 लड़कों को खिलाएंगे। जिस तरह बाबर के लिए कहा जाता है ना कि उनके साथ कोई भी खड़ा हुआ होता है तो वो उनको खिलाते हैं। रिजवान मिडिल ऑर्डर को खिला नहीं पाए, या वो खुद भी खेल नहीं पाए। हाँ, रिजवान को जिस तरह खेलना चाहिए था उस हिसाब से वो नहीं खेला, मगर हमें ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इंडिया ने बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आए। जैसे ही उन्होंने बाबर को आउट किया, मैंने कहा इंजी फ़खर साहब आएंगे तो आते ही उनके ऊपर बाउंसर्स होंगे। और वैसे ही हुआ कि उन्होंने बल्कि दूसरों को भी करा के आउट कर, शुरू के शायद 4 या 5 लड़के, तो वो दैट वाज अ गुड प्लानिंग, सरप्राइज प्लानिंग थी। और जिस तरह मैं और इनसे बात कर रहे थे कि अगर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ आता है गेंद, वो थोड़ा इस हाइट पे आता है सीने के, तो ऑब्वियसली इनजी तो अच्छा बैट्समैन है, मुझसे बेहतर है। तो यही बात हो रही थी कि ये यार बाउंसर को ना बहुत अच्छा मारा जाता है, मगर जब यहाँ आ जाती है ना तो जब आपके मुंह पे आंखों पे आती है तो आंखें हटती हैं। तो बाबर को देखो, बाबर इतना बुरा नहीं खेलता उसमें बाउंस पे, मगर उसके आंखों के ऊपर आया तो वो कैच आउट हो गया। तो दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी। मगर आज मैं जहाँ गया हूँ, बैंक भी गया था, 2-4 काम करने में, DHA गया था, हर शख्स ने मुझसे बोला कि हमने 9 वाइड बॉलें क्यों की। उन्होंने 1 की है, हमने 9 वाइड बॉलें कर दी। दैट इज़ अ गुड पॉइंट जो मुझे कल नहीं पता था, मगर आज मैंने। और हर रन ऐड होता है। एक वाइड बॉल जो हारिस रऊफ ने की थी, रिजवान ने उसको मिस किया था, वाइड का 1 और 2 रन उस पर बने थे, 3 रन ये हो गए थे। बाबर से एक मिस फील्ड हो गई थी, 4 पड़ गया था, वहाँ पर भी 2 रन आने चाहिए थे तो 5 रन ये हो गए। एक शादाब से चौका छूट गया था तो 9 रन ये हो गए। ये 9 रन पाकिस्तान को मैच जिता सकते थे या लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो अपने आप को साबित कर चुकी है, एस्टैब्लिश हो चुकी है। एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि आपके टॉप 2 पहले आ जाते हैं,
उनमें से कोई एक भी आउट होता है तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्या हम इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ सकते हैं? क्या हम फ़खर और किसी इनमें से एक को ओपन करा सकते हैं ताकि तीसरे नंबर पर आने वाला डिफरेंट अंदाज से खेले और फिर मिडिल ऑर्डर को अपने साथ खिलाए? क्या कर सकते हैं हम? दानिश, जो आपका सवाल है उसके अंदर जो सेकंड पार्ट है आपका वही जवाब है, और वो बहुत बड़ा सवाल है उसके अंदर। आपके सवाल के अंदर जो आपने बात की, पिछले 14 महीने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक कैलेंडर ईयर में रिजवान ने 1000+20 रन किए, किसी बल्लेबाज ने नहीं किए। लेकिन कभी आपने सोचा कि बावजूद उसके जिस तरह बाबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वाइट बॉल के नंबर 1 वो बैट्समैन है, रिजवान ने T20 क्रिकेट में चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट हो, उन्होंने हर जगह जनाब सारे बॉक्सेस को टिक किया है। लेकिन उसके बावजूद जब भी हम इनिंग के आगाज़ की बात करते हैं, हमारी ज़बान से शर्जील का नाम नहीं हटता, हमारी ज़बान से फ़खर ज़मान का नाम नहीं हटता। और उसकी बुनियादी वजह है, कल का मैच भी आपके लिए एक आई ओपनर है, क्योंकि 14 ओवर बैटिंग करते हैं, 12 ओवर बैटिंग करते हैं और रन औसत जो है वो 10 के करीब नहीं होता। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर आप इनको नीचे करेंगे तो फिर इनकी टीम में भी जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर आप देखें बाबर आजम ने अभी तक जो क्रिकेट खेली है वो पहले 2 ही नंबर में खेली है, वो नीचे नहीं आए हैं और प्लेसमेंट उनके लिए एक बड़ा मसला है। और रिजवान जिस तरह आपको नज़र आ रहा है वनडे क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कामरान अकमल से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इसलिए स्ट्रगल करते हैं वो वनडे क्रिकेट में कि जब वो T20 क्रिकेट में बैटिंग करते हैं उस वक्त फील्डर सारे ऊपर होते हैं, जब वनडे क्रिकेट में वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं फील्डर खुल जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला है कि इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से, इनका कसूर नहीं है, ये तो बाकी लोगों का कसूर है कि हमने अपने मिडिल ऑर्डर को स्टेब्लिश ही नहीं किया। आप जिसको देखें हमारे T20 क्रिकेट में वो ओपनर ही आ रहा है। हो ही नहीं पाए ना। 67% रन इन टॉप 3 के हैं जो ऊपर से खेल रहे हैं। आलिया, ये डिस्कशन रिजवान और बाबर के अगेंस्ट नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि दो बेहतरीन बैट्समैन हमारे ऊपर आ जाते हैं, आउट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, इतना प्रेशर जिसको बर्दाश्त करने के लिए डेवलप नहीं कर पाए हम प्लेयर्स को। देखिए मसला ये है दानिश कि जब हम लोग कोई बात करते हैं तो बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। होता क्या है कि अब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारा ये काम है कि हम इस पर बात करते हैं और इसमें हमारा किसी के साथ कोई ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। ये प्लेयर्स को भी समझना चाहिए और इर्द गिर्द के लोगों को भी समझना चाहिए। देखिए मसला ये है कि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जहां पर कट एंड पुल की ज़रूरत होगी और वहां पर शॉर्ट पिचेस बॉल जो है वो हमारी बहुत बड़ी वीकनेस बन सकती है। कल के मैच में दानिश आप 100% इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको इसलिए मैं दाद देती हूँ कि देखिए उन्होंने नोज और आई हाइट पर जो शॉर्ट पिचेस थी वो अनअवॉइडेबल थी, तो बंदे को खेलना ही खेलना है। आप रिजवान का आउट देखिए, बाबर का आउट देखिए, खुशदिल का आउट देखिए। खुशदिल पे बात करनी है मुझे अपने प्लेयर्स पे। देखें उनका एक इशू पहले ये था कि वो लेग साइड पे सिर्फ खेलते थे, फिर उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव भी किया, मगर शॉर्ट पिच पे वो जो है ना जैसे उनके बाजू बिल्कुल फ्रीज हो गए, उनको टाइम नहीं मिला, लेट हो गए रिएक्ट करने में और इस तरह से वो जो आर्म रोटेशन होती है ना वो नहीं नजर आई। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम इतने सारे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम जब पहुंचते हैं वहां पे तो नतायज हमें वहां पे इम्प्रूव होते नजर नहीं आते। अब आप इनसे इतने बड़े प्लेयर बैठे हैं, इनसे प्लीज ये मेरी तरफ से पूछिए कि आखिर ये शॉर्ट बॉल इनके जमाने में भी इशूज थे, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? हमारे प्लेयर्स या हमारे कोचेज इस पर कैसे काम कर सकते हैं? हम ये कल भी बात कर रहे थे कि ये कोई कोई क्रेजी फास्ट बॉलर्स नहीं है, 150+ बॉलिंग नहीं हो रही है, 135 136 की स्पीड पे बॉल हो रही है। क्या इतना मुश्किल हो जाता है शॉर्ट पिच गेंदों को खेलना? नहीं, ऐसी नहीं बात की कि जी ये हो जाता है कि असल में आपके सवाल है ना जो आपने की ना वो दो हैं कि एक जगह आप ये कह रहे हैं कि जी इनकी परफॉर्मेंस बहुत है कि जी इन्होंने स्कोर बहुत किया है, दूसरी जगह आप इनके शॉर्ट बॉल के आउट होने की बात कर रहे हैं। तो दोनों सवाल है ना थोड़े से ज़रा डिफरेंट हैं, तो एक साथ है ना मैच नहीं करते ये वाले सवाल। सो आउट तो कोई किसी भी तरह हो सकता है क्योंकि जी बास टाइम एक स्पिनर है ना 5 विकेटें ले जाते हैं तो उसकी टीम की जो स्पिन ट्रैक है वो 5-7 विकेटें गिर जाती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस टीम को स्पिनर्स नहीं खेलने आते, ये वाली बात नहीं होती कभी भी। एक मैच पे एक उस पर डिसाइड नहीं करते, ये दोनों प्लेयर्स है ना वर्ल्ड नंबर 1 और 2 है। ब्रेक प्रोग्राम जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। एशिया कप स्पेशल में मजीद बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक एंड ऑल पर्स। फौरी अपने एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। एनजी भाई, कोई तब्दीलियां आप देख रहे हैं अगले मैच के लिए? याया और मैं कल डिस्कशन भी कर रहे थे, याया का बड़ा अच्छा पॉइंट था कि नसीम शाह को हांगकांग के खिलाफ आपको रेस्ट देना चाहिए और आप हसनैन को खिलाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो बेहतर है उनके लिए। जी रेस्ट भी कर सकते हैं। सारों से पहले तो फिक्र इस चीज़ की कि जो उसकी कंडीशन क्या है, वो किस कंडीशन में है, उसको देखना ज़रूरी है, वो डॉक्टर्स बताएंगे। वरना ये कि जी एक मैच खेला है, अच्छे रिदम में है तो देखना चाहिए। और हांगकांग के ख़िलाफ़ अगर हम, क्योंकि कल है ना ये इसको भी क्रैम्प्स पड़ रहे थे, हारिस रऊफ भी मुकम्मल नहीं हुआ, स्ट्रगल कर रहा था। उस लिहाज से ये वाली बात सही है कि जी जो नहीं, वो हमारे कह रहे हैं वेदर की वजह से हुआ ये। हाँ जी, वेदर की वजह से कि जी बेंच पे जो स्ट्रेंथ बैठी है वो भी ज़रा चेक हो जाएगी, उनको भी ज़रा आइडिया हो जाएगा कि जी इस वेदर में, क्योंकि कल भी जो कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे कि जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है, और स्पेशली जिस टाइम ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे तो बहुत हीट हो जाती है, तो उसमें जो बेंच पे लड़के बैठे हैं वो भी ट्राई आउट हो जाए। ठीक है सिकंदर, डिस्कशन हीट की बात हो रही है तो उसमें तो इंडियन टीम भी तो वहाँ थी, मतलब उनको भी रिएक्ट ये करना पूछ रहा चाहिए था था, मैं एक दो लेफ्ट में उनके भी क्रैम्प्स पड़ने चाहिए, तो मतलब वो हमें ज़्यादा बेहतर हाइड्रेटेड होकर आए होंगे। नहीं, मकसद है कि बेहतर हमें वो 130 पे बॉलिंग कर रहे थे, हम 150 में बॉलिंग कर रहे थे, कुछ तो उसको देना। तो हांगकांग के लिए ना मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो इंजी बोल रहा है ना, बेंच वाले लड़के, मैं खास सबको ट्राई कर लेना चाहिए। इनसे मेरा तो ये आइडिया है कि जो नीचे के बैट्समैन है ना, जो हमारे मिडिल ऑर्डर, उनको थोड़ा ऊपर कर दो यार। बाबर और रिजवान टीम वही रखेंगे आप, हैदर को नहीं खिलाएंगे? नहीं, हैदर को चाहे खिलाएं, मतलब अब उनको ऊपर भेजो ना। आप वो दोनों खेल के आ जाते हैं 16, 14, 15 ओवर, उसके बाद रहता सर ये हॉकी का मैच नहीं हो रहा, क्रिकेट का मैच है, इतनी जल्दी इतनी सारी तब्दीलियां नहीं होंगी, सेटल होना है टीम को। सिर्फ बॉलिंग में हम सिर्फ जहाँ इस निकल पॉइंट रहे हैं, से सिर्फ बात नहीं करें याया कि हांगकांग के खिलाफ मैच खेल रहे मेरा हैं। नहीं ख्याल कि सिर्फ, मेरा ख्याल है नसीम शाह भी शायद खेल जाएं। अदरवाइज नहीं, क्योंकि ऐसे दिन बहुत है आपके पास, जुम्मे का दिन का मैच है, 4 दिन का रेस्ट है, तो मेरा ख्याल है कि ये डिस्कशन हम इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ऐसा ना हो खुदा न खास्ता नसीम शाह को इंजरी हो नहीं, जाए। मैं तो फेवर में हूँ कि जी रेस्ट, नसीम शाह को आप रेस्ट दें, कोई बात नहीं, 3-4 दिन का अगर डिहाइड्रेशन हुई है तो रेस्ट लेकर, जैसे इंजी ने बोला, अभी तो यही नहीं पता कि हैमस्ट्रिंग तो नहीं है, काफ मसल थे, ऑल इज वेल, मतलब क्रैम्प है। ठीक है याया, शादाब का भी एक इशू ये चल रहा है कि वो विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, विद द बैट उन्होंने अपना रोल निभाया है, बट एक स्पिनर के हैसियत से वो खेल रहे हैं, विकेट लेना बड़ा ज़रूरी है। दानिश, इससे ज़्यादा मेरा जो कंसर्न है शादाब के हवाले से वो ये है कि शादाब इस टीम का थिंक टैंक का पार्ट है, और पिछले 10 मैचों में मैं उनको देख रहा हूँ कि वो बीच में अपने ओवर 4 करके पूरे चले जाते हैं। तो उनका ओवर, अगर कल उनका ओवर बचा होता तो मेरा ख्याल है कि ज़रा डिफरेंट स्टोरी होती। ठीक, जहाँ पर बैट्समैन सेटल हो रहे होते हैं वो अपने 4 ओवर करते हैं और निकल जाते हैं। सैयद याहिया हुसैनी, सिकंदर बख्त, इंज़माम उल हक, सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए। आप देख रहे थे एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक एंड ऑल पर्स। जियो न्यूज़ देखते रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।